नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 28 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और साइंस के जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। बात करें डिफिकल्टी लेवल का तो मॉडरेट प्रकार के ही थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन सेंस से ही बन जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि BaSO4 को CaCl2 के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, ये दे रखा था, तो बनने वाली प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं BaSO4 जब CaCl2 के साथ प्रतिक्रिया करता है तो आपका जो है कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कैल्शियम सल्फेट और आपका था बेरियम सल्फेट, बोरॉन सल्फेट, इस प्रकार का ऑप्शन। तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न आपको पूछा गया था पोटेशियम और कॉपर के बीच में कुल कितने तत्व विद्यमान है। आप जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व है। इसके अलावा आपका 20 जो है अधातु है, 7 जो है उपधातु है, 91 मेटल है और 24 जो है कृत्रिम रूप से बनाया गया यानी सिंथेटिक है। इसके अलावा आपका पूछा गया था कि जो पोटेशियम है और कॉपर है तो इसके बीच में कै गो तत्व जो है विद्यमान है। तो पोटेशियम का कितना होता है 19 और कॉपर का कितना होता है 29। तो इसके बीच में कितना होगा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अब गिन लेते हैं 2, 3, 5 और 4, 9। तो 9 गो है, ठीक है। तो 9 गो तत्व है। इसे मैं जटिल क्वेश्चन कहूंगा, ठीक है। इसे मैं जटिल क्वेश्चन कह सकता हूं क्योंकि अगर दोनों पोटेशियम और कॉपर का अगर किसी को परमाणु क्रमांक याद नहीं रहे तो नहीं बना सकता, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला यहीं पे जो आधुनिक आवर्त सारणी की और विशेषता है, ये 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। पहले वाले में 7 आवर्त और 9 वर्ग हुआ करता था। पहले वाले मेंडलीव ने बनाया था, आधुनिक वाले मोसले ने बनाए हैं। इसके बाद जो कितने तत्व, कितने धातु, कितने उपधातु अभी अभी चर्च कर ही लिया था। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है कि बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों रिपीट किया हुआ प्रश्न है, ये रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तो बोनालू उत्सव जो है ये आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ? तेलंगाना में। एक दिन पूछा गया था त्रिशूर पूरम, ये कहाँ मनाया जाता था। ये आपका केरला में मनाया जाता है। ओनम भी केरला में मनाया जाता है। इसके बाद थाई पूसम, पोंगल, जलीकट्टू, ये सब तमिलनाडु के त्योहार हैं। तो अभी साउथ चल रहा है तो साउथ के त्योहार आने वाले शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो आप तमिलनाडु को टारगेट करके रखिएगा। थाई पूसम, पोंगल, जलीकट्टू, ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद पोंगल जो है 4 दिन का त्योहार है। भोगी पोंगल, मुट्टू पोंगल, तो ये सब भी आप याद रखें क्योंकि टीसीएस वाले कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि भाई इनके दूसरे दिन को क्या कहा जाता है, ठीक है। और ये जनवरी महीना में फसल कटने के बाद होने वाली त्योहार है, जैसे उत्तरायण, मकर संक्रांति, ये सब है ना। तो ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न, किस महिला खिलाड़ी ने अपने प्रथम मैच में ही शतक मारी थी। तो यहाँ पे एक है मिताली राज। दोस्तों बाय डिफॉल्ट है ये, अगर आपको भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम दिया गया है और ऑलराउंडर तरीके से, मतलब विकेट, मतलब ये विकेट तो नहीं लेती थी, मतलब रन बनाने में बैट्समैन तरीके से अगर कुछ भी उपलब्धि पूछी जा रही है और नहीं पता है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मिताली राज करके आएगा क्योंकि मैं जाता देखता हूं इसके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड है। तो मिताली राज जो है आयरलैंड के खिलाफ अपनी कैरियर की शुरुआत की थी और पहले ही मैच में उन्होंने शतक मारी थी। इसके बाद मिताली राज जो है दोहरा शतक बनाने वाली भी प्रथम महिला है टेस्ट क्रिकेट में। मिताली राज जो है 10,000 रन बनाने वाली भी प्रथम महिला है। इसके अलावा 2021 के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी इसे दिया गया है। 12 आदमी में से एक मिताली राज और एक सुनील छेत्री बाहरी थे और 10 ओलंपियन थे। एक प्रश्न आता है कि भारत में किस राज्य की जो है इंडेक्स में टॉप पे है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में, है ना। तो एसडीजी जो है आपका, है ना, सस्टेनेबल, ये क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है ना, गोल्स होता है, ग्रोथ नहीं होता है इसका, ठीक है। तो ये आपका केरल का है, ठीक है। तो सबसे अधिक सतत विकास लक्ष्य ये आपका जो है केरल का है। केरल सबसे आगे है। केरल और क्या क्या चीज में आगे है तो लिंगानुपात में भी आगे है और शिक्षा में भी आगे है। ये जो नया वाला आया है आंकड़ा 2021 के अनुसार, इसके अनुसार भी यही है, ये बदला नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2011 के अनुसार तो था ही। एक प्रश्न यहाँ पे अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है। दोस्तों अनुच्छेद 143 का संबंध जो है ये सार्वजनिक महत्व के मामले पे जब सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श राष्ट्रपति भला मतलब लेना जरूरी समझता है तभी का है, ठीक है। तो ये न्यायालय से परामर्श से संबंधित है 143 और राष्ट्रपति जो है इस प्रकार का काम करता है। इसके बाद राष्ट्रपति से जो और एडिशनल आर्टिकल है जैसे 72 है राष्ट्रपति का क्षमादान, 1, 2, 3 है राष्ट्रपति का अध्यादेश, 85 है राष्ट्रपति का लोकसभा को भंग करना,
इसके अलावा 52 से लेकर 61 तक ये लगातार राष्ट्रपति संबंधित जो है आर्टिकल है, जिसमें 61 जो है ये महाभियोग है, जो राष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल का भी क्षमादान का आर्टिकल है 161। इसके बाद आपको सर्वोच्च न्यायालय का याद रखना है 124, हाई कोर्ट का याद रखना है आपको 214। इसके बाद आपको याद रखना है और क्या जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, वित्त आयोग का 280, बजट का 112, संविधान संशोधन का 368, ग्राम पंचायत का 40 और 243। इसके अलावा और जो आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है कि एग्जाम में छपेंगे, आर्टिकल 51 के क मौलिक कर्तव्य से संबंधित, 21 के ए शिक्षा का अधिकार, ये सब आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि राज्य पंचायत चुनाव का गठन कौन करता है। वहां पे लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद था ऑप्शन में, तो यहाँ पे विधानसभा राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में जो पंचायत चुनाव होता है कौन करवाता है, तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। कितने दिनों के लिए करता है, तो 5 सालों के लिए। पंचायत में जो आपका नॉमिनेट होगा इसके लिए न्यूनतम उम्र क्या है, तो 21 वर्ष न्यूनतम उम्र है। ठीक है, लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष है। एक प्रश्न आया था, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 में कौन सा खेल को शामिल नहीं किया गया। अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पिशन में हूं कि भाई वायु खेल नीति पूछा गया था या राष्ट्रीय नई खेल नीति पूछा गया था, दोनों में कंफ्यूजन है। अगर राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 पूछा गया हो, जो लेटेस्ट वाली क्वेश्चन है, ये जून या मई में हुआ था ये घटना, तो इसमें 11 खेल को शामिल किया गया था। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा। और इसमें जो है आपका ये खेल सब का नाम है एरोबैटिक्स, बैलूनिंग, ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पावर्ड एयरक्राफ्ट, रोबोट क्राफ्ट समेत 11 और भी हैं 6। तो इसमें से पूछा गया था कि किस खेल को शामिल नहीं किया गया है, तो इनके अलावा जो भी खेल दिख रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। दोस्तों, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका है कौन सा, नीलगिरी है। नीलगिरी जो है प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। ये 1986 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, दर्जा दिया गया था, गठन किया, कोई गठन करेगा क्या लैंड का, ये तो प्रकृति की है, मतलब दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है क्षेत्रफल के हिसाब से आपका मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी जो है ये आपका भारत और जो है इधर श्रीलंका पड़ेगा, तो इनके बीच में है मन्नार की खाड़ी, है ना। पंबन ब्रिज इधर ही है, एडम का ब्रिज भी इधर ही है, जिसे प्राचीन काल के मान्यता के अनुसार भगवान राम ने बनवाए थे, तो ये सब भी इधर ही है भारत और श्रीलंका के बीच। साथ ही साथ पाक जल डमरू मध्य भी है, भारत और श्रीलंका की सीमा को तय करता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। भारत की प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर ही लिया, अब मन्नार की खाड़ी की बात आई है, तो मन्नार की खाड़ी में आपको जो समुद्री गाय पाया जाता है जिसे डुगोंग कहा जाता है, क्या डुगोंग कहा जाता है, और ये गेंडा के जैसे होता है लेकिन शाकाहारी है, ये समुद्री घास फूस खाता है। ठीक है, बहुत भारी भरकम जानवर है ये। तो इसके जो है प्रजनन केंद्र भी वहां लगाया गया है, मतलब ठीक है, संरक्षण केंद्र। एक और भी है, भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका नौकरेक है, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, तो ये सभी बात आपको ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ नेशनल पार्क सबसे बड़ा नागार्जुन है क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो आपके क्षेत्रफल के हिसाब से है ये आपका, माफ कीजिएगा, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस है, लद्दाख में, है ना। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है पेंच है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व 11 मध्य प्रदेश में, सॉरी टाइगर रिजर्व नहीं, नेशनल पार्क। ठीक है, तो सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को बाघ राज कहा जाता है। और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुआ था। तो ये बातें सब आपको ध्यान रखना है। अभी अभी चीता आया है, कौन सा देश से आया है, नामीबिया से। ठीक है, नामीबिया से आया है। टीसीएस वाले का भरोसा नहीं भैया, 10-15 दिन के बाद एग्जाम होगा, छाप देगा कितने चीता आया है, तो 8। कहाँ रखा गया है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, एमपी के अंदर। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। किस विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के, ये तो काफी कॉमन सा क्वेश्चन है ना। विटामिन के कारण रक्त की थक्का नहीं जमता। शरीर में प्रोथ्रोम्बिन नामक होता है प्लेटलेट्स टाइप का, तो इसके कारण भी रक्त का थक्का नहीं जमता अगर इसकी कमी हो जाए तो, यानी बॉडी में इसके कारण भी रक्त का थक्का जमता है, अगर कमी हो जाए तो नहीं जमेगा, सिंपल। यकृत में जो निष्कासित होती है आपका हेपेरिन, हेपेरिन एक प्रकार का लिक्विड होता है जो ब्लड को अपने आप क्लॉट होने से बचाता है, यानी अपने आप अगर ब्लड जम भी जाए शरीर में तो मतलब खतरनाक है ना भाई, फिर कैसे हमें ऑक्सीजन पहुंचेगा जगह जगह, है ना, नस जाम हो जाएंगे। तो हेपेरिन जो है ये आपको अपने आप बिना मतलब का ब्लड क्लॉट होने से रोकता है, ये भी यकृत से निकलता है। यकृत से पित्त भी निकलता है, तो यकृत एक प्रकार से इसीलिए इसे केमिकल का फैक्ट्री कहा जाता है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे आज डायरेक्ट पूछ लिया गया, दर्पण का सूत्र क्या होता है। न्यूमेरिकल में आज मुझे यही प्राप्त हुआ है दोस्तों। दर्पण का सूत्र वहां पे 4 ऑप्शन दिया गया था, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, 1/f बराबर नीचे में vu कर दिया गया था, उसके बाद में u माइनस v। तो इस प्रकार से तो आपका जो है ऐसे नहीं दिया गया था, 1/f बराबर आपका दिया गया था
यू भी और प्लस भी प्लस यू प्लस भी, ठीक है, इस प्रकार का दिया गया। तो यही आंसर हो जाएगा। आप इसका एलसीएम अगर ले लेंगे, ये होता दर्पण का सूत्र 1/r बराबर 1 भी प्लस 1 यू, तो नीचे में भी यू एलसीएम हो जाएगा तो यू प्लस भी हो जाएगा ऊपर में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस फॉर्म में दिया गया था आपका आंसर, ठीक है, जहां पे यू भी एफ क्या होता है आप तो परिचित हो चुके हैं। भी जो है आपका प्रतिबिंब की दूरी है, यू वस्तु की दूरी और एफ जो है आपका फोकस दूरी है, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद 243 गौ में क्या है, यानी सी के संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 243 का सी कहता है कि पंचायत के जो सीट होते हैं ना वो निर्वाचन के द्वारा भरे जाएंगे, मनोनयन वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बात कहता है। इसके बाद कार्यकाल कितने वर्षों का होगा पंचायत का, तो 5 वर्षों का। सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, तो दोनों बात है। इसके बाद एक फुल फॉर्म से आपका क्वेश्चन आया था मुद्रा का फुल फॉर्म। तो मुद्रा का फुल फॉर्म मैक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी लिमिटेड होता है। कल एयू बैंक की स्थापना पूछी गई जो फाइनेंस कंपनी है। तो इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन को चोट कर रहा है एग्जामिनर, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि किस वैज्ञानिक को गेहूं की नई किस्म खोज हेतु या गेहूं के ऊपर काम करने के लिए पद्मश्री दिया गया था। दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं पता है, लेकिन एक वैज्ञानिक राजा राम जो भारतीय मूल के हैं, भारतीय भी नहीं है, मतलब पूर्णतः भारतीय नहीं, भारतीय मूल के हैं, विदेशी नागरिक है ये। इसे 2001 में गेहूं के बहुत सारे मतलब नए नए किस्म, लगभग 400 के करीब किस्म इन्होंने जो किया था, तो इसके लिए इसे जो है पुरस्कार दिया गया था पद्मश्री। वो भी 2001 की बात है। अगर लेटेस्ट वाली है तो मैं नहीं जानता हूं, ऑप्शन बताइएगा अगर 2021 की पद्मश्री की बात कर रहा होगा तो, ठीक है। जिन बच्चे का आज एग्जाम होगा देख लीजिएगा भैया, कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैथ की कुछ क्वेश्चन याद हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं औरों तक पहुंचा सकूं, दूसरे का भी भला हो जाए कुछ, है ना। एक प्रश्न, बुंदेलखंड किसका भूभाग है। बुंदेलखंड तो जानते ही है कहां पर है, यूपी में, है ना। यूपी और एमपी दोनों में पड़ जाता है बुंदेलखंड एरिया। आप मोबाइल सिम लेके जाइए यूपी में, बुंदेलखंड के महोबा में चले जाइए, काम नहीं करेगा, ठीक है, नहीं काम करेगा। देख लीजिएगा जाके, महोबा से नाम आ गया याद। तो महोबा में क्या है, अल्लाह उदल का नाम आपने जरूर सुना होगा, नाटक होता है तो इन्हीं का जो है यहाँ पे जो यहीं पे रहते थे महोबा में, ठीक है। ये बुंदेलखंड में ही है। यहाँ का भाषा भी थोड़ा अलग है, अच्छा लगता है सुनने में, आप जरूर मतलब सुने होंगे। एक यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1966 से 1969 था। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पंचवर्षीय योजना बनाया ही नहीं गया था, सबसे पहली बात। क्योंकि 1966 और 1969 के बीच जब चीन युद्ध चल रहा था 65 में, तो 3 साल के लिए योजना अवकाश घोषित किया गया था। तो इस दौरान जो है योजना को नहीं बनाया गया था, साल साल भर के लिए एक नया नियम बनाया जाता था, इसे योजना अवकाश कहा गया। तो ये काल जो है योजना अवकाश का काल है, ठीक है, 60 से 69, ठीक है, भारत चीन युद्ध हेतु। इसके बाद ये कब होता है भारत चीन युद्ध, 1965 में, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। बात करेंगे योजना अवकाश का, कौन से पंचवर्षीय योजना में जो है इसका जो है पदार्पण हुआ, तो 3rd और 4th दोनों में ये इंडल्ज रहे। कैसे भाई, 1951 से 1956 प्रथम, 56 से 61 द्वितीय, अब 61 से होना है 66, और ये बीचे में यानी 66 से स्टार्ट हो गया 69 तक, और 66 इसके बाद 67 से तो दूसरा हो जाएगा, तो तीसरा और चौथा दोनों को इंटरप्ट किया इन्होंने, ठीक है। इसके बाद जो है इसे योजना अवकाश नाम दिया गया था। प्रथम योजना आपका हैराड डोमर के मॉडल पर आधारित था, दूसरा पीसी महान लोबिस के मॉडल पर आधारित था। कल पूछा गया था आपका गाडगिल योजना से। इसके बाद इसका मतलब कुल मिला के जो है योजना आयोग से, मतलब योजना से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, चाहे किसी न किसी रूप में। प्रधानमंत्री पूछा गया था कल कि भाई जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में प्रधानमंत्री कौन थे, वहां पे पीवी नरसिम्हा राय कुछ ऑप्शन था, है ना। तो इस प्रकार से आपको पंचवर्षीय योजना अच्छे से देख लेना है, साथ ही साथ जो है प्राइम मिनिस्टर देखना। आपको लूसेंट में जो है ना पंचवर्षीय योजना मिल जाएगा, इसभी मिल जाएगा, लक्ष्य मिल जाएगा और प्राइम मिनिस्टर भी मिल जाएगा। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं दोस्तों, किताब भी पलट लीजिए कीजिए और देख के जो है 1 नंबर फिक्स कर लीजिए। बात करें आज न्यूमेरिकल का, मुझे प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ दर्पण के सूत्र प्राप्त हुए हैं। अगर न्यूमेरिकल कोई बच्चा आप में से कमेंट करोगे तो मैं सेकंड शिफ्ट वाले जो वीडियो होगा उनमें इंक्लूड कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।